दोस्तों स्वागत है आपका द बिगन स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए 31वां मॉडल पेपर जी के जीएस का आज आपके सामने है, जिसको कंप्लीट विद फैक्ट्स के साथ करवाएंगे। आपको जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी साथ में हर क्वेश्चन के कराए जाएंगे, बहुत ही कम समय में, और ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं होगा। इससे पहले दोस्तों 30 मॉडल पेपर आपको कराए गए हैं, तो अभी तक आपकी यदि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करके दोस्तों प्लेलिस्ट में यूपी होमगार्ड 2026 के नाम से आप सर्च कीजिएगा और वहाँ पर सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी और बहुत कम समय में आप एक बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका एक बेहतर स्कोर हो सकता है। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, सिराज हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिराज हिंद के नाम से जो विख्यात नगर है जौनपुर नगर, इसकी स्थापना दोस्तों किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो दोस्तों जौना खां था, इसका भाई जो था जौना खां, क्या नाम था? जौना खां जो इसका भाई था उसकी याद में किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको साथ में याद कर लेना है। और संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह। और सिराज हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेने हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो उद्गम की इसमें बात की जा रही है, तो हुमायूं के समय से चित्रकला का उद्गम होता है मुगल शासनकाल में। लेकिन ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर मुगल काल का चित्रकला का समय था वो जहांगीर के समय में था। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हुमायूं हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपको मुगल काल का स्थापत्य कला का युग किसे माना जाता है, किसके शासनकाल को? तो शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। साहित्य का जो समय होता है, साहित्य का काल मुगल काल में अकबर के कार्यकाल को माना गया है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन से अपने कंप्लीट कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता का नवगृहीत तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था? तो कांग्रेस का दोस्तों जो लाहौर अधिवेशन होता है, कब हुआ था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इसमें दोस्तों जो पहली बार तिरंगा था उसको फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी में की गई थी लाहौर अधिवेशन के दौरान। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि तिरंगा को कब फहराया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में पहली बार फहराया जाता है 1929 में। और पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी में की जाती है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों आजकल कूट वाले प्रश्न भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो कूट वाले प्रश्न की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे वहाँ आपका गलत ना होने पाए। अब काल क्रम के अनुसार दोस्तों यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो इनमें दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में होता है। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1930 में होती है। तो इस हिसाब से इसका जो क्रम वाइज जो है जो लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाला इसका राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसमें थर्ड पहले हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। फिर दोस्तों इसके बाद हो जाएगा इसमें फोर्थ वाला हो जाएगा दोस्तों। पहला हो जाएगा, थर्ड इसका हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1929। फिर फोर्थ हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और फिर इसका हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाला 1931 गांधी इरविन समझौता। और लास्ट में हो जाएगा सेकेंड वाला पूना पैक्ट 1932। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे क्रम से याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उससे जुड़े हुए सभी दिए गए हैं दोस्तों, इनमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था इसी के दौरान, तो ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों 8 अगस्त 1942 में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, और इसी के दौरान दोस्तों करो या मरो का नारा दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है दोस्तों वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के लिए अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल 29, ये आपको याद रखना है। और उनके लिए दोस्तों जो शिक्षा संस्थान बनाए जाएंगे मदरसे वगैरह, उसके लिए दोस्तों आर्टिकल 30 उससे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 244 के तहत जो SC ST है दोस्तों, SC और ST क्षेत्र, उसका व्याख्यान किया गया है, उसके संबंध में प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 75 का जो फर्स्ट है, उसके तहत दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा, अन्य मंत्रियों की दोस्तों नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये प्रावधान है 75(1) के तहत, अनुच्छेद 75(1). अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। तो सामान्य सदस्यों के द्वारा यदि निजी विधेयक पेश किया जाता है तो उसके दोस्तों सूचना की अवधि 1 माह होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों यदि कोई मंत्री विधेयक पेश करता है तो सूचना की अवधि 7 दिन की होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। मंत्री के द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जा रहा है तो सूचना अवधि 7 दिन की होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुके हैं आपको, BR मेहता को कहा जाता है, बलवंत राय मेहता इनका पूरा नाम है। और इन्होंने दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था दी थी, कब, 1957 में। और इसके बाद दोस्तों 1959 में, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इन्होंने दोस्तों राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आरंभ किया था। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत एवं विश्व का भूगोल से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अधिकांश मौसमी गतिविधियां क्षोभमंडल में घटित होती हैं जिसका तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों ऊंचाई के साथ टेम्परेचर हमेशा घटेगा, तो ऊंचाई के साथ घटता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 से बढ़ करके 2011 में हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों 2011 की जब जनगणना होती है तो जो भारत का जनसंख्या घनत्व था दोस्तों वो कितना था, 2011 की जनगणना में दोस्तों इसका जो जनसंख्या घनत्व था वो 325 था। उसके बाद 2001 में, और 2011 की जनगणना में ये बढ़ करके कितना हो गया, 382। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है इसमें दोस्तों। तो सही सुमेलित नहीं वाला, भैंस दोस्तों भदावरी बिल्कुल सही है, भैंस की जो एक नस्ल है दोस्तों भदावरी है। गाय की सिंधी ये भी सही है। बकरी की एक नस्ल है दोस्तों जमुनापारी, ये भी सही है। भेड़ का थार पारकर
ये भेड़ से जुड़ी हुई नई नस्ल है दोस्तों। ये जो दुधारू गाय हैं उनसे जुड़ी हुई एक नस्ल है, ना कि दोस्तों भेड़ से। तो इसका सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था, तो डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों मिट्टी दी गई है और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। कूट वाले क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि कूट वाले आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी का संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। इसको रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, और दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको मैच करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है, यानी किस देश से घिरा हुआ है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। म्यांमार, चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश। तो आप सभी को पता है दोस्तों त्रिपुरा जो है अपने तीनों ओर, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बाकी दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए कि कौन सा देश भारत से सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश के जनक कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से जुड़े हुए क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 1995 में आरंभ की गई मिड डे मील योजना, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन एक आपको याद कर लेना है। मिड डे मील योजना शुरू कब हुई थी? तो वर्ष 1995 से। हेतु किसके द्वारा प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मिड डे मील की प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब इसका दोस्तों नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। प्रभाव मांग का रोजगार सिद्धांत, प्रभाव मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है। प्रभाव मांग का रोजगार सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कीन्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है और इकोनॉमिक्स से जुड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो गन्ने का दोस्तों जो उचित मूल्य होता है उसको अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी होती है उसके द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है। उदारीकरण के परिणामस्वरूप भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई? तो उदारीकरण के दोस्तों परिणामस्वरूप भारत में दोस्तों संरचनात्मक और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है, ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करें, यह कौन से SDG का लक्ष्य है? तो जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए SDG का कौन सा दोस्तों, कौन से नंबर का ये लक्ष्य है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये SDG 13 का दोस्तों लक्ष्य है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब दोस्तों जो हाल फिलहाल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं वो आपको यहाँ पे कराएंगे। भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने दोस्तों किस तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों 23 सितंबर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश वर्ष 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बना है? 2025 में दोस्तों NDB का नया सदस्य कौन बना है?
तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्जीरिया। अल्जीरिया नया देश बना है एनडीबी का, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य की पुलिस नौकरियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में याद कर लेना है दोस्तों, नोट भी कर लेना है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने अग्निवीर जो है दोस्तों, अग्निवीरों को अपने यहाँ की जो भी राज्य की नौकरी है पुलिस की, उसमें 20% आरक्षण देगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है कहाँ आयोजन हुआ? बिहार में 2025 में। और इसमें दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो इनमें से दोस्तों गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे के क्वेश्चन दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नोट कर लेने हैं और याद भी कर लेना है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1958 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, तो ये आपको याद रखना है। और 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी को दोस्तों डीआरडीओ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये भी साथ में लर्न कर लीजिएगा। किस उपग्रह का नाम पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर दोस्तों किस उपग्रह का नाम रखा गया है? तो ये दोस्तों जीसैट का नाम रखा गया है, सॉरी दोस्तों इनसैट का नाम रखा गया है, ये आपको याद कर लेना है। इनसैट नहीं दोस्तों, मेटसैट है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन ए और बी और डी ये तीनों गलत हैं, मेटसैट का नाम रखा गया है, तो ये नोट कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में दोस्तों परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन हैं? होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? स्वदेशी लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है दोस्तों प्रचंड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है और इसे आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मलेरिया का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फफूंद। इनमें से दोस्तों मलेरिया का कारक कौन सा सूक्ष्म जीव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण होता है और ये आपको याद रखना है। टाइफाइड से जुड़ा हुआ दोस्तों टेस्ट भी आप कई बार पूछा जाता है, तो बिडाल टेस्ट होता है, आप सभी को पता है और ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें भी आपकी हम हेल्प कर सकें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।